अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्या ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए बनी है? क्या मोहब्बत करना सिर्फ खूबसूरत लोगों का हक है? तो कमसूरत और बदसूरत लोगों के लिए भी अल्लाह ताला को कोई अलग दुनिया बना देनी चाहिए थी। नहीं तो ताक़यामत खूबसूरती और कमसूरती की ये जंग यूं ही जारी रहेगी, जिसमें मोहब्बत, खलूस, वफा के साथ साथ सगे रिश्तों को भी बेहिसी की सूली पे लटका दिया जाएगा। बस कुछ ऐसी ही है मेरी आज की ये कहानी। आसमान पर गहरे सुरमई बादल छाए हुए थे। बारिश सुबह से थमने का नाम नहीं ले रही थी। बरामदे की छत से मुस्तकिल पानी जैसे मोतियों की परोई लड़ियां यहाँ से वहाँ बिखेर रहा था। फजा में ठंडक का गहरा एहसास था। छत से गिरती पानी की लड़ियों को अपने एक हाथ से दरहम बरहम करती मोना बरामदे में यहाँ वहाँ दौड़ती फिर रही थी। मोना, क्या मुसीबत आ रही है? फिसल गई पानी में तो और हाथ पांव तुड़वा के बैठ जाना। यूं दीवानों की तरह भागती हैं लड़कियां क्या? हवा के जोर से इधर उधर फिसलते हुए जर्द दुपट्टे को मोना ने एक अदा से कंधे पे वापस खींचा और मुस्कुराते हुए बोली, तो कैसे भागती हैं? आप ही बता दो अम्मा। मोना को सरजनिश करती हुई अम्मा भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई। बरामदे का लाल फर्श जगह जगह से उखड़ चुका था तो खपरेल से भी पानी टिप टिप बरस रहा था। तेरे अब्बा आने वाले हैं, बरामदे का पानी खुश्क कर दे नहीं तो डांटेंगे। उन्हें आता ही क्या है डांटने के सिवा, और यूं भी जब तक बारिश नहीं रुकेगी वो नहीं आएंगे। इतने में बरामदे की छत पे कोई चीज बड़ी जोर से गिरी और लुढ़कती हुई दूसरे ही लम्हे सहन में आ गई। खुदा ही समझे, इस साल तो ये नारियल लगता है हमारी छत में एक आध सुराख करके ही रहेगा। रात के सन्नाटे में भी ऐसे जोर से एक नारियल छत पे गिरा था, यूं लगा जैसे तोप से गोले गिर रहे हों। अम्मा झुंझलाए जा रही थी। मोना भागकर सहन से नारियल उठाने गई। कैसे इतने ऊपर से गिर के भी बस एक हल्की सी खराश आई है। हम भी तो ऐसे ही होते हैं, अंदर से कितने भी दुख उठा लें, बाहर से कितने मजबूत तवाना नजर आते हैं। तभी उसे सामने ढलान से ऊपर आती वही मानूस साइकिल नजर आई। वासे ने एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में हैंडल संभाल रखा था। तौबा है, सारे ही लोग बदजोक हैं यहाँ, और मेरे लिए तो मजाल है किसी के मुंह से अच्छी बात निकल जाए। पहले अम्मा और अब आप। पानी में छप छप करती वो बरामदे में आई। तब तक वासे हैंडल में लटकाए शॉपर में से छोटा सा टिफिन निकाल कर अम्मा से दुआ सलाम कर रहा था। क्या भेजा है खाला ने? उसने हाथ आगे बढ़ाकर स्टील के बर्तन की गरमाइश को देखा। आज दोपहर का खाना नहीं खाया, कसम से सख्त भूख लगी है। हल्की हल्की मजे की खुशबू टिफिन से उड़ रही थी। खा लेना, भाग नहीं जा रहा, पहले प्लेटों में तो निकालने दो। बेमुरवती से उसका हाथ झटक कर वासे सहन की तरफ चला गया। नीचे छत वाला छोटा सा बावर्ची खाना वहीं एक कोने में था। मुझे क्यों देंगे? आपा के हाथ में ही पकड़ाया जाएगा। सारी अहमियत उन्हीं की है, हम तो बस यूं ही तो फैली हैं। वासे हमेशा उससे ज्यादा उसकी बड़ी बहन गुल को तवज्जो देता, जिस पर उसका दिल जल के रह जाता, जबकि अम्मा बहन और भांजे की मोहब्बत में डूबी हुई थी। कितना ख्याल है सुरैया आपा को हमारा, जो खाती हैं हमारा हिस्सा निकाल के जरूर भेजती हैं। अब देखो, इस मौसम में भी वासे के हाथ ये सब भेज कर छोड़ा। वासे को कौन भेजेगा? वो तो खुद सर के बल आने के लिए तैयार रहता है, जमाने भर का फारिग। तपते हुए लहजे में उसने अम्मा की खुशफहमी की तरदीद की और पैर पटकती बावर्ची खाने के दरवाजे में जा खड़ी हुई। वासे गुल के करीब खड़ा उसे कुछ कह रहा था और वो जवाबन बस मुस्कुराए जा रही थी। सब्र नहीं हुआ? पहले इसे दे दो कुछ खाने को, वरना बेचारी यूं ही बेचैन इधर उधर फिरती रहेगी। वासे बड़े जोर से हंसा। कोई नहीं मरा जा रहा तुम्हारी चीजें खाने के लिए, मैं तो चाय के लिए आई थी। बड़ी रुखाई से जवाब देते हुए मोना ने गुल की तरफ देखा। चाय बन गई आपा? हाँ, बस ला रही हूँ, तुम ये लेकर चलो। उसने ट्रे उठाकर मोना को थमानी चाहिए। पकोड़े, कचौरियाँ, आलू के पराठे, उफ, कितने दिन हो गए थे कोई अच्छी मजेदार सी चीज खाए। सोचकर भी याद नहीं आ रहा था, मगर दिल कड़ा करके उसने बस एक निगाह डाली। कहा ना, मैंने नहीं कुछ भी खाना, जिनके लिए आया है वही खाएं। धप धप करती मोना वापस कमरे की तरफ बढ़ गई। सहन से गुजरते हुए एहसास हुआ था कि चेहरा सिर्फ बारिश के पानी से ही नहीं भीगा है, बल्कि उसके आंसू भी टिप टिप गिर रहे हैं। चाय लेकर जब गुल अंदर आई तो उसके चेहरे पे अभी तक बड़ी प्यारी सी चमक थी। उसकी गुलाबी रंगत और घनी पलकों में अजीब ही सहर था। वासे सब भूलकर गुल की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। मोना से एक दो बार के बाद किसी ने भी ना पूछा, जिसके बाइस उसकी रंजीदगी मजीद बढ़ती जाती थी। और फिर आज उसने कितने शौक से ये सफेद और पीला सूट पहना था। बहुत दिन पहले गुलापा ने इन्हीं रंगों का सूट पहना तो वासे ने कितनी तारीफें की थी उसकी बहाने बहाने।
साथ ये भी बता दिया था कि पीला रंग उसका पसंदीदा रंग है। तब से ही मोना इस रंग का सूट बनाने के लिए बेकरार थी। नया जोड़ा बनवा लेना कोई मजाक नहीं था, मगर उसने अम्मा के पीछे पड़कर ये मार्का भी सर कर लिया और आज ऐसे भीगे रोमांटिक मौसम में घर में नया सूट पहनने की अयाशी भी कर डाली। सब कुछ रायगा गया। वासे आज भी गुलाबा में ही गुम था, जो बदरंग से कपड़े पहने बैठी थी। सूट का रंग गुलाबी था या बादामी, पहचाना ही नहीं जा रहा था। अम्मी बहुत याद कर रही थी, चक्कर लगाए ना किसी दिन खाला, बहुत दिन हो गए अब तो। वो बात अम्मा से कर रहा था, तब भी निगाह का मरकज गुल थी। दिल तो मेरा भी बहुत तड़प रहा है, मगर तुम्हारे खालू को रोजाना इतनी देर हो जाती है, फिर वक्त ही नहीं बचता। अम्मा को सारी उम्र आने जाने का मसला ही दरपेश रहा। बात वक्त से ज्यादा अब्बा की पसंद नापसंद की थी। उन्हें खाला को छोड़ किसी के यहाँ भी जाना पसंद नहीं था। वासे को भी खबर थी, लेकिन दिल लगी के हाथों मशवरा दिए बगैर ना रह सका। घर पर मोना और मोइन को छोड़ दें, आप और गुल आ जाए किसी दिन। और मोना ने देखा था कि उस लम्हे गुल इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसको देखते हुए पलकें झपकना मुश्किल हो रहा था। मोना को ये बात कभी समझ ना आती थी कि वासे के आने पे गुल का हुस्न मजीद कैसे निखर जाता है और उसकी कम सूरती क्यों ऐसे उबल उबल कर बाहर आने लगती है। मोना का दिल और भी जलकर खाक हुआ। मैं क्यों घर पे रुकूं? आपा रुक जाएंगी। अब्बा तो वैसे भी इन्हीं के हाथ की रोटी खाते हैं। अम्मा और गुल दोनों हंस पड़ी। हाँ और क्या, ठीक तो कह रही है मोना। गुल ने फौरन तायद की, लेकिन जिस मोहब्बत से वासे ने उसे घूरा था, मोना के दिल को बहुत जोर का धक्का लगा। इस बार वो बिना कुछ कहे ही उठ गई। आज कुछ ज्यादा ही मूड खराब है इसका। खाला से डांट तो नहीं पड़ी? और कपड़े देखो कैसे बेढंगे से पहन के फिर रही है, हाफ फ्राई अंडा लग रही है। अपने पीछे उसे वासे की आवाज और हंसी दोनों ही सुनाई दी। छोटे से स्टोर नुमा कमरे में गद्दों के ढेर में मुंह देखकर मोना कितने ही आंसू बहाती रही। 9 उम्री का पहला ख्वाब दिल पे अजाब बनकर उतरा था। ये गुलाबा भी कितनी मक्कार है, शक्ल अच्छी है, इसी का फायदा उठा रही है। कैसी अदाएं दिखाती हैं वासे को। जलते भुनते उसे गुल की उठती झुकती पलकें याद आती रहीं और आंसू बहाती रही। दरअसल मोना से बड़ी गुल और छोटा मोइन दोनों ही मीरपुर के बाकी लोगों की तरह खूबसूरत सुर्खो सफेद थे, जबकि मोना गहरे सांवले रंग के साथ साथ आम नकूश की मालिक थी। वासे उनकी खाला का इकलौता बेटा था। जब से मोना ने होश संभाला, वासे को गुल के गिर्द किसी परवाने की तरह मुंडलाते देखा और अब मोना को ये सब बुरा लगने लगा था। उसका दिल चाहता वासे कभी ऐसी मखमूर निगाहों से उसकी तरफ भी देखे। वासे उसकी 9 उम्री का पहला ख्वाब बनता जा रहा था और ये अजाब, ये ख्वाब उसने खुद खरीदा था। और फिर पूरी रात सबसे बेनियाज वो स्टोर में अलग थलग पड़ी रही। रात का जाने कौन सा पहर था जब गुल उसे पुकारती हुई आई। प्यार से उसका सर सहलाती रही, उसे उठाने की भी कोशिश करती रही, मगर वो सोई बनी रही, उठी ना। बाहर निकलने से पहले उन्होंने मोना पर एक रजाई डाली, खाने की ट्रे एक बक्स के ऊपर ढक कर रख दी और फिर आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। ट्रे में वासे के लाए हुए सारे ही लवाजमात थे और उसका पेट भूख के मारे दुख रहा था। शाम से जारी असूली जंग को भुलाकर वो एक एक चीज साफ कर गई। किसी और के हिस्से में शायद ही इतना कुछ आया हो जितना उसे मिला था। और फिर अगले कई दिन यकसा रोजो शब लिए हुए थे। महीने के आखिरी दिनों में तंगी का बेबसी भरा एहसास जिंदगी को और भी मुश्किल करने लगता। अब्बा की मुख्तसर तनख्वाह आध महीना बहुत मुश्किल निकाल पाती। आगे अल्लाह के बाद अम्मा और गुल आबा की सलाई का आसरा था। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी सलाई आ गई थी। वो तो जब दोपहर को नींद लेकर उठी तो उसने ये रंग बरंग ढेर देखा। आपा से जारी सर्द जंग अब ज्यादा बात करने की भी इजाजत नहीं दे रही थी, सो वो देख कर भी अनजान बनी रही। पर महीने के आखिर में इतने सारे कपड़े, वो भी इस छोटे से कस्बे से, तजस्सुस तो मोना को भी बहुत हो रहा था। मुझसे नहीं धुलते इतने बर्तन, कल भी मैंने ही धोए और आज भी। अम्मा के कहने पे उसने साफ इनकार कर दिया। शर्म तो नहीं आती? बहन सारा वक्त मशीन पे बैठी हुई है और तुझसे ये 4 बर्तन भी नहीं धुलते। अब क्या ये उठकर धोएगी? क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। अगर तू इसकी जगह सलाई करे तो बर्तन वही धोएगी। आ गई समझ में बात? अम्मा मोना की कच बहसी की आदत से आजिज थी। वो दूसरे को ना चाहते हुए भी उलझने पर मजबूर कर देती। मेरे सिए हुए कपड़े पहनेगा कौन? कहका लगा के हंसी। कपड़ों में उलझी गुल ने उसकी हंसी पे चौंक कर सामने देखा। उल्टे पैसे भरने पड़ जाएंगे आपको। यहाँ तो लोगों को गुलापा की सलाई पसंद नहीं आती। खामियां निकाल निकाल के सारे पैसे काट लेते हैं। फायदा क्या होता है इतनी जान मारने का? उसकी जुबान बिना रुके चल रही थी। गुल के चेहरे पे उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। घर की दाल रोटी तो चल जाती है, यहाँ कौन सा काम मिलता है? और जो भी है यही है, ये भी ना करें तो भूखा मरने की ही कसर रह जाए। अम्मा के लहजे में बड़ी टूटती सी कैफियत थी। जरा देर के लिए तो मोना भी चुप हो गई। अब के मुदस्सर चचा भी बड़े अरसे से नहीं आए अम्मा। तंगी तुर्शी के दिनों में वो अमीर रिश्तेदार जो जाते हुए गरीब रिश्तेदारों की मुट्ठी गर्म कर जाए,
بہت یاد آیا کرتی. اسے بھی ابا کے اکلوتے رشتہ دار یاد آئے جو سال میں 2 بار یہاں آنے کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے کراچی سے. صلہ رحمی تھا یا زکوٰۃ کی ادائیگی، لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ عرصہ واقعی فراغت کا احساس رہتا. 2-4 کپڑے بن جاتے، گھر کا کوئی رکا ہوا کام بھی انجام پا جاتا. آنا آسان ہے کیا، وہ بھی اتنی دور سے. اوپر سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی مدثر بھائی کی بیوی کی. آئے ہائے اماں، طبیعت و بیت کا کوئی مسئلہ نہیں، بہت ہی نک چڑی خاتون ہے. توبہ، بڑی مغرور. آئے ہائے، مغرور کیسی؟ اماں حقیقت پسند تو تھی مگر احسان فراموش نہ تھی، سو انہی کی حمایت کرتی رہی. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. بھابھی کو گھلنا ملنا پسند نہیں. تم بلا وجہ بدگمان ہو رہی ہو ان کی طرف سے. گل نے اٹھ کر خاموشی سے برتن دھوئے اور پھر واپس مشین پہ آ گئی. یہ اتنے سارے کپڑے آئے کہاں سے ہیں سلائی کے لیے؟ گرلز اسکول میں فنکشن ہے ہفتے کو، اسی کی 3-4 ٹیچرز دے کر گئی ہیں اپنے کپڑے. گل نے بنا نگاہ اٹھائے جواب دیا. مونا نے ذرا جھک کر کپڑے کو چھوا. کیسا ملائم، خوش رنگ، ضرور مہنگا بھی ہوگا. اس کے دل میں بڑی تمنا تھی مہنگے کپڑے پہننے کی، مگر یہاں ہر تمنا حسرت بننے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی. معلوم نہیں اتنے اچھے کپڑے پہن کر لوگ خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو تم بھی ایسے ہی کپڑے پہنو گی. اچھا، اچھا، ایک مذاق اڑاتی مسکراہٹ مونا کے لوگوں پہ آئی. کب بھلا کوئی لاٹری نکلے گی ہماری، یا کوئی فرشتہ ہمارے صحن میں کپڑوں کی گٹھڑی پھینک جائے گا؟ وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میں جانتی ہوں. گل کے لہجے میں کچھ ایسا پراسرار سا یقین تھا کہ مونا چپ ہو گئی. تبھی باہر سے معین نئی خبر لیے اندر داخل ہوا. اماں، واسع بھائی ملے تھے، خالہ کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، جا کے دیکھا ہے. کیا طبیعت خراب ہے؟ پوچھتا تو صحیح، کہیں کچھ زیادہ تو نہیں؟ چلتے ہیں اماں خالہ کی طرف، خود دیکھ لیں گے، تسلی بھی ہو جائے گی. ویسے بھی بہت دن ہو گئے ان کی طرف گئے. مونا نے جھٹ پٹ پلان بنا لیا. اماں نیم رضا مند تھی، لیکن گل فیروز تو فارغ نہیں، کل ساری سلائی بھی مکمل کر کے دینی ہے. مونا نے آپا کے چہرے کو دیکھا، وہ کچھ افسردہ سی ہو رہی تھی. میں معین کو لے کر چلی جاتی ہوں، تم دونوں بہنیں گھر پہ رک جاؤ. اپنی دانش میں اماں نے منصفانہ حل نکالا، لیکن وہ ہرگز بھی ماننے کو تیار نہیں تھی. میں تو ساتھ چلوں گی، گھر پر معین کو چھوڑ دے. اماں خفا ہونے لگی. گل آپا کو ہی مداخلت کرنی پڑی. اماں، آپ مونا کو لے جائیں، اس کا اتنا دل چاہ رہا ہے. مونا بھی جھٹ پٹ تیار ہو کر باہر نکل آئی. اتنی پریشانی میں بھی اماں نے اس کا ہلکا ہلکا سا میک اپ اور کانوں میں میچنگ ٹاپس نوٹ کر لیے تھے. خالہ کی طبیعت پوچھنے جا رہے ہیں یا ان کے گھر کوئی فنکشن ہو رہا ہے جو اتنی تیاری کی گئی ہے؟ معلوم نہیں وہاں کتنی پریشانی ہو. اچھا لگے گا کیا اس طرح جاؤ گی؟ منہ دھو کر آؤ. سب لڑکیاں تیار ہو کے ہی جاتی ہیں کہیں بھی جانا ہو، یہ تو ہمارے ہی گھر کے اصول نرالے ہیں. ایسا حلیہ بنا کے نکلو کہ سامنے والا ڈر ہی جائے. چادر سر پہ جماتے ہوئے اس نے الٹا اماں کو ان کی غلطی کا احساس دلایا اور باہر نکل آئی. گل بے ساختہ ہنس پڑی. جن کی شکل اچھی ہوتی ہے وہ سادگی میں بھی چمکتی ہیں. اصل حسن تو سادگی میں ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں. اماں کا وہی گھسا پٹا روایتی تجزیہ، پورا اشارہ آپا کی طرف ہوتا ہے. وہی ایک ہے حسینہ عالم، ایک رنگ کیا گورا ہو گیا، ہر ایک کو وہی دکھائی دیتی ہیں. واسے بھی کیسے اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے، کم وقت. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس کا. آپا کا جادو اتارنے کے لیے جلتی کڑتی وہ اماں کے ساتھ چلتی چلتی کئی تدبیریں لڑاتی گئی. خالہ کے گھر وہی معمول کا سناٹا. واسے اور خالہ 2 ہی افراد تھے گھر میں. دروازہ اد کھلا تھا، وہ لوگ بنا کھٹکائے اندر آ گئے. سر سبز پودوں سے ڈھکا خالہ کا چھوٹا سا صحن اور برآمدہ روز کی طرح صاف ستھرا تو نہیں تھا، لیکن ان کے گھر کے مقابلے میں خالہ کا گھر محل ہی تھا. بڑے بڑے 3 کمرے، آگے پیچھے برآمدے، اگلا چھوٹا سا صحن، پیچھے احاطہ. واسے کا وسیع کچن گارڈن جہاں سے سارا سال ان کے گھر تک بھی سبزی کی سپلائی جاری رہتی. سفید پتھر کے فرش پر فخر سے قدم رکھتے ہوئے مونا کو اپنے گھر کا سرخ روغنی ادھڑا ہوا فرش اور جگہ جگہ سے ٹوٹتی چھت کی کھپریل یاد آئی. مرحوم خالو نے قابل ذکر 2 ہی نشانیاں چھوڑی، اچھے وقتوں میں بنا ہوا یہ گھر اور دوسرا واسے. خالہ اکیلی لیٹی ہوئی تھی. واسے دوا لینے گیا ہوا تھا، ابھی تک نہیں پلٹا تھا. اس وقت ان لوگوں کا آنا خالہ کے لیے تو غیبی امداد ہی ثابت ہوا. خالہ کے پاس اپنے مسائل کی لمبی فہرست تھی. مونا کا دل دکھ سے بھرنے لگا. بیچارہ واسے، کتنی پریشانیاں ہیں یہاں اور میں مزے سے گھر میں آرام کر رہی ہوں. گل کو لے آتی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا. خالہ اماں سے کہہ رہی تھی، میں ہوں نا خالہ، میں کروں گی سارا کام. وہ شرمندہ سی ہو کے فوراً ہی بول پڑی. اماں نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں. اہتمام سی کی گئی ساری تیاری کو بھول کے جلدی جلدی گھر صاف کیا، خالہ کے لیے دلیا چڑھایا، سبزی کاٹی. واسے بھی تب تک آ گیا. تم؟ وہ اسے دیکھ کر سیدھا کچن میں آیا. مونا مسکرانے لگی. یہاں اتنی دیر سے بنا کسی دخل اندازی کے کام کرتے ہوئے مونا کتنے ہی خوش کن خیالات میں گر گئی تھی. واسے کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ مستقبل میں آنے والا کوئی خوشگوار منظر دیکھ رہی ہو.
اندر چل کر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کہیں کسی اور دھیان میں گم وہ نظریں جھکائے ہوئے بڑے استحقاق سے کہہ رہی تھی۔ ایک پل کو تو اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ واسے پہ مکمل بیویوں والا اختیار رکھتی ہے۔ گل بھی آئی ہے کیا؟ واسے نے جیسے اس کی طرف غور سے دیکھا بھی نہ۔ مونا کا دل کڑواہٹ سے بھرنے لگا، ہر طرف آپا ہی کی پکار، وہ جو اتنی چاہ سے یہاں تک آئی، اتنی جان مار کے سب کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ پر یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ حلق میں اٹکتی کڑواہٹ کو اس نے صبر کے گھونٹ کی طرح اندر اتارا اور خود زہر بانٹنے پہ مامور ہوئی۔ آپا نہیں آئی، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا؟ کیوں؟ ایسے ہی لاپرواہی سے کندھے کو ہلکی سی جنبش دے کر مڑی۔ مرضی کی مالک ہے وہ، کہنے لگی کہ خالہ بیمار ہے تو ان کا مسئلہ ہے، یہاں کون فارغ بیٹھا ہے جو دوڑ دوڑ کے ان کے گھر کے کام جا کر نمٹائے۔ اچھا، اتنی مصروف ہو گئی ہے وہ۔ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے وہ بمشکل ہی مسکرایا۔ ہاں تو اور کیا، ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس کسی کے لیے۔ اصل میں تو انہیں لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند ہی نہیں۔ میں تو سگی بہن ہوں، پر کبھی دیکھا ہے مجھ سے بھی بات کر رہی ہوں، الٹا میں ہی آگے پیچھے پھرتی ہوں ان کے۔ یہ سب جال بنتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یقین تھا کہ واسے کبھی بھی گل آپا سے یہ سب نہیں پوچھے گا۔ گل آپا اور واسے کی خاموش محبت میں اس قسم کے سوال جواب یا وضاحتیں تھی ہی نہیں۔ یہ تو مونا اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے آج وہ کھل کے اپنا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ خیر، خیال تو وہ سب کا بہت رکھتی ہے۔ واسے دل سے مجبور تھا، محض غلط فہمی، خیال ہوتا تو خالہ کو دیکھنے نہیں آتی، وہ تو الٹا مجھے بھی روک رہی تھی۔ پوچھ لو اماں سے کتنی ضد کر کے آئی۔ چائے کی ٹرے اٹھا کر وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واسے کا کوئی ڈھنگ کا روزگار ہو جائے تو پھر اس کی شادی کا بھی سوچا جائے، ابھی تو منہ سے بات نکالتے بھی ڈر لگتا ہے۔ مونا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خالہ کو کہتے سنا، پر اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ چائے واقعی اچھی بنی تھی، اس کے علاوہ بھی آج اس نے خالہ کا ڈھیر سارا کام کر دیا، سو وہ چائے کے ساتھ اس کی تعریف کرنا نہیں بھولی تھی۔ یہ مونا بھی اچھی خاصی نکل آئی ہے، ورنہ بچپن میں تو یوں ہی ہوا کرتی تھی، اب تو رنگ بھی کچھ صاف ہونے لگا ہے اس کا۔ خالہ نے آج ہی شروع سے غور سے دیکھا تھا۔ ہاں، مگر گل کے مقابلے میں اس کی رنگت جانے کس پہ پڑی ہے۔ آپا ایک بار پھر اس کی راہ میں آ کھڑی ہوئی۔ گل تو میری خیر ہزاروں میں ایک ہے، رنگت کیا، اس کا تو مزاج بھی تمہارے گھرانے اور تم سے بہت مختلف ہے۔ سچ پوچھو تمہاری بیٹی تو لگتی ہی نہیں۔ خالہ کی بات سن کر اماں ایک دم ہنس پڑی۔ خالہ کی بات انہیں ذرا بھی بری نہیں لگی تھی، الٹا خوش ہو گئی۔ مونا باہر نکل آئی، وہ کچھ بھی کر لیتی، آپا جیسی نہیں بن سکتی، ہر ایک اسی کا ترانہ گاتا۔ واسے یا خالہ سے کیسا شکوہ، اس کی اماں بھی ہر وقت گل کے نام کی ہی تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں ہی ان کے جانے کا وقت ہو گیا تو واسے انہیں گھر چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم ان کے پاس رکو، کیا خبر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ مونا کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ واسے ساتھ جائے اور آپا کو سلائی کی مشین کے آگے بیٹھا ہوا دیکھ لے، لیکن وہ نہ مانا۔ 10 منٹ کا راستہ ہے اور اب شام ہو رہی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دروازہ معین نے کھولا۔ مونا کی نگاہ سیدھی اس طرف گئی جہاں وہ گلاپا کو چھوڑ کے گئی تھی، ان کی مصروفیت کے ساتھ، پر اس وقت وہ وہاں نہیں تھی۔ مشین اٹھا دی گئی تھی، کپڑوں کا ڈھیر سمیٹا جا چکا تھا۔ مونا نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ اماں برقع اتارتے ہوئے سیدھی سامنے والے کمرے میں چلی آئیں۔ مونا دانستہ صحن میں ہی رکی رہی۔ آپا کہاں ہے معین؟ وہ تو سو رہی ہیں اندر کمرے میں، میں نے تو اب تک چائے بھی نہیں پی، اب تم جلدی بنا دو مجھے چائے۔ مونا نے فاتحانہ نگاہوں سے واسے کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھا میں نہ کہتی تھی۔ اس نے لبوں کی بجائے آنکھوں سے یہ جملہ ادا کیا۔ واسے کے چہرے پہ واضح سی سرخی پھیلی تھی۔ میں چلتا ہوں، امی گھر پہ اکیلی ہیں، اس نے کہا اور واپس نکل گیا۔ مونا نے اسے ایک بار بھی رکنے کے لیے نہیں کہا۔ اندر آئی تو گل دوپٹہ کندھے پہ پھیلائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اماں اسے خالہ کے ہاں کی تفصیل سنا رہی تھی۔ تھکن اور نیند سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ہلکا سا خمار۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود مونا کی نگاہ بھی اس پہ جم سی گئی۔ شکر ہے سارے کپڑے سل گئے، اب کل اکٹھے پیسے تو مل جائیں گے، اماں سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ واسے کو اندر بلا لو مونا، اس نے دروازے کے ساتھ کھڑی مونا کو دیکھ کے کہا۔ وہ تو چلے گئے، جلدی میں تھے نا۔ کیا؟ گل نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ واسے یہاں تک آیا اور ان سے ملے بغیر واپس چلا گیا۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، انہیں اکیلا چھوڑ کے آیا تھا، اطمینان سے کہتی ہوئی مونا پلنگ پہ نیم دراز ہوگی جہاں تھوڑی دیر پہلے گل لیٹی ہوئی تھی۔ اب مجھ سے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا، میں نے خالہ کے ہاں بہت کام کر لیا، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں اعلان کیا۔ میں کر لوں گی، بس روٹی ہی تو پکانی ہے، گل نے دھیرے سے کہا۔ 2 دن سے جاری ساری محنت یکدم ہی کندھوں پہ آ پڑی۔ مونا نے ایک نظر اس کے مایوس چہرے پہ ڈالی۔ بے ایمانی، اندر سے ایک کمزور سی آواز کبھی کبھار یوں ہی شرمندہ کیا کرتی ہے۔ اماں ذرا ٹی وی کی آواز تو بڑھائیے گا، تکیہ سر کے نیچے دوہرا کرتے ہوئے اس نے بڑے اطمینان سے
اپنی سوچوں سے راہ فرار اختیار کی۔ اماں کل میں چلی جاؤں خالہ کے یہاں، معین چھوڑ آئے گا، گھر کا کام میں صبح ہی نمٹا لوں گی۔ معین کیوں چھوڑ کے آئے گا؟ معین مونا کے پاس رہے گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، آپا کا دل بھی بہلا رہتا ہے۔ مونا نے غور سے ماں بیٹی کا مکالمہ سنا تھا اور زیر لب پرسرار سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور پھر اگلی صبح حسب معمول تھی، وہی ابا کی گھن گرج، ہر بات پہ تنقید، ہر بات پہ غصہ، ناشتہ کیے جاتے، ساتھ ساتھ نقص نکالے جاتے۔ ان لوگوں کی زندگی میں ایسی کوئی صبح نہ آئی تھی جب ابا بے وجہ گرجے برسے نہ ہو، اس لیے سب عادی بنے بیٹھے تھے۔ اماں سوچ رہی تھیں کہ کھپریل کی مرمت کرانی ہے، مگر ابا کے اچھے موڈ کا بھی انتظار کر رہی تھی۔ بس کوئی دن ہے جب مجھے فیکٹری سے نکال دیا جائے گا۔ جتنے سال سے ابا اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے، فیکٹری روبہ زوال تھی، اور ہر روز ابا اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ اور بات کہ شیر آیا کی مانند اب ابا کی بات کو کوئی بھی غور سے نہیں سنتا تھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی ابا کو خیال آیا کہ انہیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کا الزام بھی گھر والوں کو دیتے ہوئے لڑتے جھگڑتے باہر نکل گئے۔ گلاپا آج 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی، تیزی سے سب کام نمٹائے۔ مونا سکون سے اس کی ساری مصروفیت دیکھے گئی اور پھر چپکے سے واپس آ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ اماں یوں ہی اس کی فطری کاہلی سمجھے گئی، لیکن جب وہ ہلکے ہلکے کراہنا شروع ہوئی تو انہیں توجہ دینی پڑی۔ مونا کے پیٹ میں درد تھا، جانے پیٹ میں درد تھا، دل میں درد تھا یا نیت میں۔ درد ایسا ہوا کہ اماں کو پریشان کر دیا، چورن پھکیاں سب کھلا کے دیکھ لیا۔ 2 گلی آگے شرافت کمپاؤنڈر کا گھر تھا۔ آپا کے کہنے پہ اماں بلاخر اسے وہاں لے گئی۔ سب کو پتا تھا کہ وہ ڈگری یافتہ ڈاکٹر نہیں، لیکن سرکاری اسپتال دور تھا، آنے جانے کا خرچ الگ، آس پاس کے لوگ یہیں سے دوا لیتے۔ چھوٹی بڑی ان گنت گولیاں، لال مکسچر، اور مونا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے بازو پہ انجیکشن بھی لگا دیا۔ گل آپا سے سلوائے گئے 1 جوڑے کی اجرت سے بھی زیادہ پیسے مونا کے اس علاج پہ لگ گئے، اور اس بھاگ دوڑ میں آدھے دن سے بھی زیادہ نکل چکا تھا۔ نہ جانے کیسا انجیکشن لگا تھا، پورا ہاتھ درد سے اکڑا جا رہا تھا۔ اس بار مونا کی ہائے ہائے میں واقعی حقیقت کا رنگ بھی تھا۔ گل آپا نے قریب بیٹھ کر گرم تولیے سے سکائی کی تو کچھ سکون ملا۔ واسے کے گھر جانے کا ذکر تک نہ آیا، اور نہ ہی وہ خود آیا۔ مونا نے کچھ تکلیف اٹھائی، مگر بہت سی تکلیفوں سے خود کو بچا لیا۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، اور جب ابا گھر پہ ہوتے تو مجال تھی کوئی اچھا سا پروگرام بنا لیا جائے، لیکن ایک خوشگوار سرپرائز خود چل کے گھر تک آ گیا۔ بہت دن کے بھولے بھٹکے مدثر چچا بنفسے نفیس چلے آئے۔ آج چچی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ لمبی سی گاڑی اور ڈرائیور دروازے پہ کھڑا دیکھ کر سب سے زیادہ فخر ابا کو ہوتا۔ مدثر چچا تھے تو ان کے رشتے کے بھائی، سو یہ ان کا حق بھی بنتا تھا خاطر توازوں میں کمی نہ رہ جائے۔ قورمہ، پلاؤ، شامی کباب، رائتا۔ معین غریب بازار کے چکر لگا لگا کے تھک گیا، اور گلاپا کی جان توڑ محنت کے بعد کل ملنے والی ساری اجرت ٹھکانے لگی۔ تب کہیں جا کے پورا گھر مزیدار خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ مدثر چچا کو اتنے اہتمام سے وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں حالات بہتر تو نہیں ہوگے۔ آج تو ایک غرض لے کر آیا ہوں بھائی صاحب، اگر جو آپ مہربانی کریں تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ چچی کے مقابلے میں مدثر چچا خوش مزاج تھے، اور اس وقت تو بڑی ہی عاجزی سے بات کر رہے تھے۔ اماں ابا دونوں حیران تھے۔ آپ کو شاید یہ میری خود غرضی محسوس ہو، لیکن اور کوئی حل نہیں میرے پاس۔ کھل کر بتاؤ مدثر، ہم ہیں نا، اور اپنوں سے کیا چھپانا۔ مدثر چچا کو بڑا حوصلہ ملا تھا ابا کی بات سے۔ سکینہ بہت بیمار ہے بھائی صاحب، 15 دن ہسپتال رہی ہے، اب زیادہ وقت بستر پہ ہی رہتی ہے، سارا گھر الٹا پڑا ہے۔ اپنی دکھ بھری کہانی سنانے کے بعد بالآخر انہوں نے فرمائش کی، صرف گل ہے جو وہاں جا کر اپنی چچی کو سنبھال سکتی ہے، اور کچھ میری زندگی میں بھی آسانی آ جائے گی۔ اس عمر میں گھر کی دیکھ بھال میرے بس کی بات نہیں بھائی صاحب۔ دراصل مدثر چچا اور سکینہ چچی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ سب ہائر سٹڈیز کے لیے اس وقت بیرون ملک مقیم تھے، جلد اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پاس بلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابا نے کسی سوچ میں ڈوبتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، وہاں اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، بیٹی ہے میری گل، اتنا سا حق تو ہے میرا۔ مدثر چچا کی اپنائیت بھری عاجزی کے آگے ٹکنا آسانہ تھا۔ بہت حق ہے تمہارا، اور اگر ایک شہر ہوتا تو میں گل یا مونا کو بھی تمہاری خدمت کے لیے بھیج دیتا، لیکن اتنی دور معلوم نہیں اس کا وہاں دل بھی لگے گا یا نہیں۔ ابا کچھ کشمکش میں تھے۔ مونا بھی کمرے میں آئی تھی اور معاملے کی اہمیت بھانپ کر وہیں پلنگ پر اماں کے پیچھے ٹک گئی۔ مدثر چچا ہنس پڑے، دل تو گل کا ایسا لگے گا کہ وہ آپ لوگوں کو بھول جائے گی، گھومنا پھرنا، بازار، فلم، ٹی وی، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ وہ کراچی ہے بھائی صاحب، میں تو اس کا الگ کمرہ تک سیٹ کروا کے آیا ہوں جس میں میں نے الگ ٹی وی رکھوایا ہے۔ امی اور ابا دونوں ہی مروب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور یہ لے اپنے پاس رکھیں۔ مدثر چچا نے 1000 کے کئی نوٹ اپنے بٹوے سے نکالے، پورے 10,000 ہیں، ہر مہینے بھجواتا رہوں گا آپ کو۔ خدا نہ خواستہ یہ مت سمجھنا
गुलफेरोज की तनख्वाह मुकर्रर कर रहा हूँ। अरे लानत हो जो मैं ऐसा करूँ, ये तो बस एक भाई की तरफ से हकीर सा नजराना है। 10,000, वो भी यकमुश्त। फैक्ट्री में अब भी अब्बा को 4,500 से ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, वो भी महीने के बीच में 1,500 एडवांस लेने के बाद कट आ जाते। अम्मा और अब्बा दोनों को इस बार एक दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। फैसला खुद ब खुद हो गया। मैं वहाँ कैसे रहूँगी अम्मा, मत भेजिए अल्लाह के वास्ते। गुलापा का चेहरा जर्द हो रहा था और आंखें इतनी नम कि छेड़ने की देर। अम्मा अलमारी में से उनकी गिनती के 2-4 सूट जमा कर रही थी, मुस्तकिल समझाए जा रही थी। मुदस्सर भाई बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, 1000 बार हमारे काम आए हैं। आज अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी है तो हम पीछे हट जाएं, कितना बुरा लगता है। फिर आप चले मेरे साथ, 10-15 दिन रह के आपके साथ ही आ जाऊंगी। अपनी दानिश में उसने बड़ा हल निकाल कर उम्मीद भरी निगाहों से माँ को देखा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मोना कितनी गैर जिम्मेदार है पता है ना। अम्मा मुस्तकिल आंख चुरा रही थी। कर लेगी ना मोना, 10-15 दिन सारा काम। बहुत अच्छी बहन है मेरी। गुल ने कुछ इतने मिन्नत भरे लहजे में उससे पूछा था कि एक पल को बेमुरव्वत मोना का दिल भी पिघल गया। उसने बड़ी उम्मीद से माँ की तरफ देखा जो उसे इनकार करने का इशारा कर रही थी। मोना का काम आसान हो गया। मैं अकेली नहीं रह सकती आपा, अब्बा भी घर पे नहीं और फिर अम्मा भी ना हो। ना बाबा। गुल आपा पलंग पे बैठ के रोने लगी। मोना बाहर चलेगी। अम्मा इतनी देर में मुख्तसर सा सामान पैक कर चुकी थी। खाकी रंग के छोटे से बैग को जिप बंद करके दरवाजे के करीब रखा और खुद वापस गुल के पास आ खड़ी हुई। देख गुल, तू मेरी बहुत समझदार बेटी है, घर का सारा अहवाल तुझे पता है ना। उसके बालों को मोहब्बत से सहलाते हुए अम्मा ने उस रिश्ते की आजमाइश करने का फैसला किया जो गुल का इस घर से था। अपने अब्बा की नौकरी की भी खबर है ना, किसी वक्त भी निकाले जा सकते हैं। यहाँ भी तो जान तोड़ मेहनत करती है, वहाँ तो बस जरा घर की देखभाल करनी है। बदले में मुदस्सर भाई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुल ने आंसुओं से तर होता चेहरा उठाया। बस कुछ महीने, जरा सी हिम्मत कर ले, घर की हालत संभल जाएगी, फिर बेशक वापस आ जाना। कोई उम्र भर के लिए थोड़ी भेज रही हूँ तुझे। अम्मा ने अपने दुपट्टे के पल्लू से उसकी आंखें खुश की। मोइन का 9वीं क्लास का दाखिला जाना है, छत अब बस टपकने ही को है। जैसे आपकी मर्जी अम्मा, फैसला तो पहले ही हो चुका था, रवायती सा इम्तिहान था। सो गुलापा ने बखूबी पास किया और अम्मा से मिलकर रुखसत हो गई। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। अम्मा आंसू साफ करती मुंह लपेट कर तख्त पे जा बैठी। अब्बा और मोइन दोनों घबरा कर घर से बाहर निकल गए। बाकी रह गई मोना। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आपा के जाने पे खुश होना चाहिए या उदास। सभी कुछ जैसे आनन फानन हुआ था। और अगली सुबह अब्बा बगैर कोई एतराज किए ही फैक्ट्री के लिए चले गए। घर का माहौल बहुत पुरअमन रहा। गुलापा के खैरियत से पहुंचने का फोन बराबर वालों के यहाँ आ गया। अम्मा जाकर बात कर आई थी, सो अब उस तरफ से भी मुतमईन थी। अगले चंद दिन गुजरे तो जैसे सभी गुलापा की गैर मौजूदगी के आदी हो गए। अब ना किसी को सन्नाटे से वहशत होती, ना कोई घबरा के घर से निकलने की बात करता। घर में आई खुशहाली की लहर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों का मूड बदलने लगी। अम्मा पूरे महीने का राशन एक साथ खरीद कर लाई तो उस दिन उनकी खुशी भी देखने वाली थी। पाव भर मसूर की दाल, 10 रुपए की हल्दी, पाव भर घी, छोटी छोटी थैलियों और पुड़ियों में चीजें खरीदते वो भी थक चुकी थी। हमेशा इस वक्त की तमन्ना करती थी जब वो भी सामान की एक लंबी फहरिस्त निकाल कर दुकान वाले को थमाए और उसके मुलाजिम से सामान उठवा कर रिक्शे में रखवाएं। मोना ने भी बहुत दिल लगाकर सारे डब्बे कनस्तर चमका के रख दिए। मोइन ने नया बैट बॉल खरीदा। घर में कोई झगड़ा ना हुआ, सब खुशी खुशी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगे। अम्मा और अब्बा शाम को चाय पीते हुए घर के अधूरे कामों के बारे में बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ बातचीत कर रहे थे। मोना मजे से टीवी देख रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि पूरे हफ्ते में अम्मा को एक बार भी खाला की याद आई न वासे की। घर में कोई जिक्र, कोई फिक्र नहीं। मोना ने तंग आकर अम्मा की तवज्जो उस तरफ दिलाई तो लापरवाही से हाथ हिला के बोली, अपने घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। देखो आज शाम को मोइन को भेज के पता कराऊंगी। शाम से पहले ही वहां से आ गया। अम्मा अब्बा के लिए शाम की चाय के साथ हलवा भून रही थी। सारे घर में इलायची और सूजी की मजेदार सी खुशबू उड़ रही थी। घर से तोड़ी की सब्जियों का शॉपर उठाए वो अंदर आते ही ठटका था। आज 24 तारीख थी, महीने का आखिरी अशरा, और ऐसी अय्याशी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कोई नतीजा निकालना चाहा, लेकिन फौरी तौर पे उसे कुछ अंदाजा ना हुआ। इतने दिन से कहाँ थे, आए ही नहीं। मोना बरामदे में ही खड़ी थी। क्या करता यहाँ आकर, लोग तो बहुत मसरूफ रहते हैं यहाँ। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस रोज की बात यकीनन अब भी याद रखे हुए था। मोना को हल्की सी घबराहट ने आ घेरा। मालूम नहीं गुलापा के जाने का सुनकर कैसा रद्द अमल दे। क्या बात है, कोई मेहमान आ रहा है? नहीं तो किसने आना है भला? वो दानिस्ता किचन की तरफ चल पड़ी। अम्मा सामने ही दिखाई दे रही थी।
वासे को आते देखकर खुश हुई, मगर आज उसके हाथ में सब्जी का शॉपर उनके अंदर वो जोशो खरोश पैदा ना कर सका। अच्छे तो हो, बाजी की तबीयत कैसी है? मेरा तो आना ही ना हुआ, बुखार आ रहा था इतने दिन से। एक जुमले में उन्होंने सारा लुबे लुबाब बता दिया। वासे ने एक निगाह में किचन में फैली खुशहाली को देखा था। कोई वाज़ेह तब्दीली थी जो लाजमन अमल में आ चुकी थी। ये लो, थोड़ा सा खा लो। अम्मा ने वहीं से उसे हलवे की गर्म प्लेट पकड़ाई। गुल कहाँ है खाला? दिल से उठता सवाल अभी तक जवाब तलब था। वो तो गई है अपने मुदस्सर चचा के यहाँ, लेने आए थे वो उसे। अम्मा के लहजे में गहरा इत्मीनान था। क्या? मारे हैरत के उसके होंठ बे आवाज खुले थे। मुदस्सर भाई की बीवी बीमार है ना आजकल, बस इसीलिए। अम्मा की दी हुई तफसीर में से जरा भी दिलचस्पी न थी। मोना ने देखा हलवे की प्लेट उसने बिना चखे वापस किचन की स्लैब पे रख दी। ऐसे कैसे चलेगी वो? मुझे बताया भी नहीं। मुदस्सर चचा खुद लेने आए थे गुलापा को इतनी बड़ी गाड़ी में, कैसे नहीं जाती? वो तो बड़ी खुशी खुशी गई हैं। मोना ने झटपट मौके का फायदा उठाया। बहुत शानदार घर है मुदस्सर चचा का, इतने सारे नौकर, हर कमरे में एसी, गुलापा के लिए अलग कमरा सेट करवाया है। मजे हो गया आपा के। काश चचा मुझे ले जाते उनकी जगह। बात के खात्मे पर आखिर को मौके का फायदा तो उठाना था। वैसे तुम आए क्यों थे इस वक्त? अम्मा ने गुल को बुलवाया था, वो हल्के से बोला। मोना का कहका मार के हंसने को दिल चाहा, लेकिन जब्त कर गई। कहो तो चलूं मैं साथ, खाला को देख लूंगी। बड़ी नायत से उसके करीब आ खड़ी हुई। वासे ने चौंक के उसकी तरफ देखा और बेसाख्ता ही पीछे हटा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, रुखाई से कह के वो वापस अपनी साइकिल लेकर बाहर निकल गया। तुमने कुछ कहा तो नहीं वासे को? गुल के जाने के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया? वो इतनी जल्दी वापसी पर मशकूक होकर मोना की तरफ मुड़ी। मेरा क्या दिमाग खराब है? वो पहले ही वासे की बख्शी हुई तौहीन के जेरे असर थी और भी चिढ़ गई। आपा को गए अभी दिन ही कितने हुए थे, ठीक से शुमार नहीं हो रहा था। मुदस्सर चचा की तरफ से दूसरा ड्राफ्ट आ गया, पूरे 10,000 का। एक अजीब सी खुशी सारे घर में दौड़ गई। मगर ये तो कमाल ही हो गया। औलाद काबिल और फर्माबरदार हो तो बेटा और बेटी सब बराबर हैं। अब देख लो मेरी गुल ने कैसा घर को संभाला है। जिस दिन चौथी तनख्वाह वसूल हुई उसी रोज अब्बा ने बहुत फख्र से कहा उन्हें पिछले हफ्ते फैक्ट्री से बरतरफी का हुक्म बिलाखिर मिल ही गया था। मगर अब कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं थी। अब तो आराम से मीर साहब की बैठक में शतरंज की बाजी जमा कर बहुत कर लिया सारी उम्र काम। अब तो आराम का वक्त है। अभी गुल लगी हुई है, इंशाल्लाह कुछ साल बाद मेरा मोइन घर संभाल लेगा। अब्बा हर वक्त यही जुमले दोहराते नजर आते। निज़ाम जिंदगी बड़े अच्छे अंदाज से रवान दवा था। गुलाबा का 10-15 दिन में फोन आ जाता था, जो पड़ोस में अम्मा ही सुनाती। टूटी हुई खपरेल की मुरम्मत हुई तो लगे हाथों घर में रंग भी हो गया। कुछ नए बर्तन और कपड़े खरीदे गए। जरूरत की छोटी मोटी चीजें जिनके बारे में पहले कभी एहसास न हुआ था कि यह वाकई जरूरी भी हैं या नहीं। जिंदगी आसान होने लगी। वासे खफा था या उदास, ठीक से अंदाजा नहीं था। शुरू में तो उसकी आमद के वक्फे लंबे थे, मगर जैसे जैसे गुल को गए ज्यादा अरसा होता गया वो घबराहट में गिरता जा रहा था। चौथा महीना हो गया गुल को गए हुए। तो फिर मोना बेनियाजी से सेब काट कर खाती रही। कैसे लोग हो तुम सब, किसी को भी फिक्र नहीं। उसे इन सब की बेहिसी पर रंज हुआ। वासे को एकदम बहुत जोर का गुस्सा आया। तबीयत ठीक नहीं तो अपने लिए किसी रिपीट। फिक्र की क्या बात है, वहाँ वो इतनी खुश है, उनका दिल नहीं चाह रहा। और फिर चची की तबीयत भी तो ठीक नहीं। वासे को एकदम गुस्सा आया। तबीयत ठीक नहीं तो अपने लिए किसी फुल टाइम नर्स का इंतजाम क्यों नहीं कर लेती तुम्हारी चची? गुल को क्या सारी उम्र के लिए खरीद लिया है उन्होंने? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि वो वहाँ खुश है। पता नहीं कौन सी मजबूरी रोके हुए है उसे। मुझे पता दो अपने चचा का, मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊं। वासे की बेताबी, उसकी तड़प सभी मोना के दिल को दुखाती थी। कितना बेदर्द था वो। जो गायब है उसके लिए ऐसी लगन, और जो दिलो जहां से हाजिर है वो नजर तक नहीं आता। कैसी मोहब्बत की तूने मोना, जिसके बदले हाथ भी क्या आया। महज जिल्लत, दर्द, एक जहरीली सी हंसी उसके अंदर से उठी। और मुझे पता है मैं जाऊंगा तो गुल एक बार भी इनकार नहीं करेगी, फौरन चल पड़ेगी मेरे साथ। वासे की मोहब्बत ही उसका यकीन थी, लेकिन यकीन को गुमान, गुमान को गलत फहमी बनने में कौन सी देर लगती है भला। वो नहीं आएंगी, अम्मा ने बहुत समझाया है, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा। कहती हैं यहाँ रखा ही क्या है, न ढंग की जिंदगी न ढंग के लोग। तुम मानोगे नहीं, पर सच तो यही है कि आपा को शहर की हवा लग गई है। बहुत मजबूत लहजे में उसने एक बार फिर वही कहा जो इन 4 महीनों में बार बार वासे के सामने दोहरा रही थी। इस बार वासे चुपचाप उसकी शक्ल देखने लगा। चेहरे पे लिखी तहरीर में से झूठ और सच को अलहदा करने की ये उसकी नाकाम सी कोशिश। वासे आज जब वापसी के लिए उठा तो उसके अंदाज में गुस्सा या बेताबी नहीं, बल्कि बेतमादी की थकन थी। एक लंबी और सब्र आजमा मुसाफत के बाद
मोना ने बिल आखिर अपनी मन चाही मंजिल की तरफ पहला कदम उठा ही लिया था। और फिर मोइन ने 9वीं में बहुत अच्छे नंबर लिए तो आपा ने उसके लिए एक बड़ा सा पार्सल भेजा, साथ ये भी कह भेजा कि घर वाले एक मोबाइल ले लें। अम्मा ने जब मोबाइल का जिक्र अब्बा से किया, घरचे मोना और मोइन तो दिलो जान से राजी थे। अब्बा ने ये कह के मना कर दिया, फोन घर पे होगा तो रोज रोज करेगी और फिर वहाँ उसका दिल लगना मुश्किल हो जाएगा, चलने दो जिस तरह चल रहा है। दिल तो खैर उसका वहाँ एक दिन भी नहीं लगा। अम्मा की आवाज़ नीची थी लेकिन उन सब ने साफ सुनी थी, जब बात करो यही जिद है कि मुझे वापस कब बुलाएंगे। अब तो चची भी ठीक ठाक हैं, मैं तो बहाने बना बना के थकती जाती हूँ। वैसे भी 6 महीने तो हो रहे हैं गुल को गए, 6 महीने हो या 6 साल, रहना तो अब उसको वहीं है। लड़कियां रहती नहीं है क्या नौकरी के लिए दूसरे शहरों में। मीर साहब की नवासी को 3रा साल है सऊदी अरब में, नर्सिंग की ट्रेनिंग करके गई थी। अभी पिछले महीने उसके बाप ने प्लॉट खरीदा है मकान बनाने के लिए। अब्बा के पास बड़ी मजबूत मिसाल भी मौजूद थी। जज्बाती होकर जिंदगी नहीं गुजरती, किसी एक को कुर्बानी देना होती है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मुदस्सर भाई ने बीवी के ठीक होने के बाद भी गुल को वापस भेजने की बात नहीं की। और फिर 2 माह बाद मोइन की मैट्रिक की इम्तहानी फीस जाना थी। बहुत अच्छे टीचर से वो ट्यूशन ले रहा था, पढ़ाई में भी सीरियस था। उसके मुस्तकबिल से ही घर का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ था। गुलापा की वापसी के ख्याल से ही सबको वहशत होती थी, सो अब जिक्र भी कैसा। मगर उस महीने अनहोनी हो गई। आपा की तनख्वाह के पैसे 5 तारीख तक आ जाया करते थे, इस बार 11 हो गई। कोई अता पता नहीं, परेशानी झुंझलाहट घबराहट में बदल गई। अब्बा का बदनामे ज़माना गुस्सा वापस लौट आया। अम्मा पर गुस्सा करते, मोना और मोइन की खबर लेते। एक दिन वास आया तो उस पर भी चढ़ दौड़े, जवान आदमी हो, फारिग क्यों फिरते हो, नहीं नौकरी मिलती तो इस सब्जी का ही ठेला लगा लो, मीरपुर में तो सब्जी वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम भी खरीद लिया करेंगे। जब बोलने पे आते तो ताक ताक के वो जुमले कहते, दूसरे को तकलीफ हो। वासे सब्जियां वही पटक के ऐसा गया कि फिर वापस ना आया। मुदस्सर भाई भूल तो नहीं गए, अम्मा को भी परेशानी होने लगी। अब्बा कई कई घंटे सड़क पे ही चहलकदमी करके कोरियर वाले का इंतजार करते। उस वक्त भी 5 मिनट पहले ही अंदर आए थे। इतवार का दिन था, मोइन बाहर क्रिकेट खेल रहा था जब चिल्लाता हुआ आया, गुलापा आ गई, गुलापा आ गई। गुलापा आ रही है, वो देखो मुदस्सर चचा की गाड़ी। अपने जोशो खरोश में मोइन कतई भूला हुआ था कि इतला अपने अंदर कोई खुशखबरी नहीं रखती। चिल्ला क्यों रहा है, देख रहे हैं हम भी, अल्लाह खैर करे बस। अब्बा ने बड़े जोर से उसे डांटा। गाड़ी ऐन दरवाजे के सामने आके रुकी। गुल उतरी तो सबने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भूत नजर आ गया हो। किसी के चेहरे पे खुशी ना थी। जिंदगी में ऐश और फरागत के दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे, उन्हें यह बात मंजूर न थी। किसी ने रस्मन भी आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल न किया। गुलापा खुद ही मुदस्सर चचा के पीछे चलते चलते उन सबके सामने आ खड़ी हुई। इन 8-10 महीनों में खासी बदल चुकी थी। एक अजीब सी अजनबियत थी जो अचानक ही उनके और गुल के बीच आ खड़ी हुई। लो भाई अपनी बेटी को संभालो, बहुत जिद कर रही थी आने की। मुदस्सर चचा हंसते हुए अब्बा के गले लगे तो वो जवाबन मुस्कुरा भी ना पाए। दिल में तो उनके यही आ रही थी, कस कस के 2 लगाएं इस बेवकूफ लड़की को। एक वो अमीर साहब की नवासी 3 साल से बैठी है रियाज में। गुलाबा इतनी देर में खुद ही सबसे गले मिलकर फारिग हुई। अब्बा ने भी रस्मन 2 उंगलियां उनके सर पे रख के प्यार दिया। मुदस्सर चचा को लेके अंदर चले गए। वो तीनों माँ बेटी बराबर वाले छोटे कमरे में आ गई। कैसी हो? ठीक, और आप? शुक्र है। खैर खैरियत के इब्तदाई जुमले महज 2 मिनट में निमट गए। चची कैसी हैं अब तुम्हारी? अम्मा ने यूं पूछा जैसे किसी दूर के रिश्तेदार से उसके घर का अहवाल पूछा जाता है। मोना ने पहली बार नोट किया कि आपा की खूबसूरत आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए हैं। चची बीमार कब थी अम्मा? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खसियानी सी मुस्कुराहट अम्मा के चेहरे पे आई। मुदस्सर भाई से ही सुना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे तुम्हारे साथ तो अच्छी तरह रहती हैं, ख्याल तो बहुत रखती होंगी। उन्होंने गुल से तसल्ली चाही। आपको क्या लगता है? वो उल्टा उन्हीं से पूछ बैठी। कुछ चाय वाय तो बना लो, सब एक जगह जमघट्टा लगा के बैठ गई हो। अब्बा दरवाजे में खड़े होकर चिल्लाए, मुदस्सर भाई को आगे जाना है, खाने पे नहीं रुकेंगे, कल दोपहर वापसी है, गुल को लेते हुए जाएंगे। उनके लहजे में कदरे इत्मीनान था। नौकरी खत्म नहीं हुई थी, महज आर्जी छुट्टी थी। मोना चाय बनाने चली गई और अम्मा को अब्बा ने अपने साथ आने का इशारा किया था। मोना किचन से ही कान लगाए माँ बाप की बातें सुन रही थी। अब्बा अम्मा को बता रहे थे कि मुदस्सर चचा और सकीना चची अपने बच्चों के पास बाहर जा रहे हैं। आपा की बस कुछ अरसे की ही नौकरी है। चचा ने कहा है अगर वो लोग राजी हों तो वो गुलापा को किसी और अच्छी जगह काम पे लगवा देंगे। अम्मा को भला क्या एतराज हो सकता था। गुलापा उन लोगों के लिए बहुत से तहाइफ लेकर आई थी। 10,000 मुदस्सर चचा दे गए। वक्ती तौर पर तो घर में काफी सुकून हो गया। अम्मा ने गुलाबा के एजाज में खुद चिकन बिरयानी पकाई। बहुत दिन बाद घर में दस्तरखान पर सब ने खुशदिली से खाना खाया। गुलाबा खूब बोल रही थी। खाना भी उन्होंने कुछ इस तरह खाया
जैसे मालूम नहीं कितने अरसे बाद मिला हो। क्या हुआ गुल? क्या सुबह खाली पेट घर से चली थी, अम्मा से रहा ना गया, या फिर मुदस्सर चचा के यहाँ इतने दिन खाना ही नहीं मिला? मोइन अपनी बात कह के जोर से हंसा। खाना तो वहाँ बहुत है मोइन, लेकिन पता नहीं पेट नहीं भरता, है ना अजीब बात। गुलापा ने मुस्कुरा कर मुबहम से अंदाज में कहा, मगर उसकी आंखों के आंसू किसी से छुपे ना रहे। बड़ी ही नाशुक्री औलाद है वो, बेचारा मुदस्सर इनकी भलाई सोच सोच के हलकान हो रहा है, मगर ऐसी नमक हरामी पे तुली हुई है मेरी औलाद। अब्बा ने बड़ा लिहाज किया था, अब उनसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। अम्मा ने इशारे से उन्हें चुप होने को कहा। अब्बा हैरत अंगेज तौर पे चुप हो गए। अब्बा अप्पा से दब गए, गोया अब सबको अप्पा का एहसानमंद होना पड़ेगा। अच्छी मुसीबत है। मोना को दिल ही दिल में गुस्सा आने लगा। मुदस्सर भाई का घर तो बहुत बड़ा है, बहुत पहले एक बार देखा था। अम्मा ने पूछा। हाँ बहुत बड़ा है, सफाई करते करते मेरी कमर टूट जाती है। गुल ने मुस्कुराना चाहा, मगर आंसू आंखों से बह निकले। अम्मा बेसाख्ता ही उठकर गुल के करीब जा बैठी। ऐसे दिल छोटा नहीं करते, वहाँ और नौकर भी तो होंगे। कोई नहीं अम्मा, चची बड़ी बदमिजाज है, कोई नहीं टिकता वहाँ, सारे घर का काम मैं ही करती हूँ। बाद में बात चची बुरी तरह पीटती है मुझे, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, यही दिन रात सलाई करूंगी, मुझे मत वहाँ भेजना। उसने रोते हुए अम्मा का पल्लू थाम लिया। अम्मा ने भी बहुत गैर महसूस अंदाज में अपनी आंखों के कोनों में अटके आंसू उंगली की पुरों से साफ किए। गुलापा की मुट्ठी से अपना पल्लू छुड़वाया। इस तरह जज्बाती नहीं होते, समझदारी से काम लो गुलफेरोज। नौकरी करने वाली हर लड़की को मुश्किल का सामना है। घर का खर्चा, मोइन के रोशन मुस्तकबिल का जिक्र, अब्बा की ज़ईफ़ी। गुलापा की सिसकियां मध्यम पड़ने लगी। वैसे भी अब वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं, खुदा करे तुझे कोई अच्छे लोग मिल जाएं। बहुत देर बाद गुलापा कमरे से बाहर निकल कर आई तो शाम ढल रही थी। खाला के यहाँ चले मोना, अब आई हूँ तो मिलकर ही जाऊंगी। वो अब काफी नॉर्मल थी। मोना ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। गुलापा के चेहरे पे वही पुरानी जगमगाहट थी, शायद वासे से मिलने की खुशी, जिसे देखकर मोना जल गई। इस वक्त अब तो रात होने को है। मोना नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह गुल वासे से दोबारा मिले। शहर में लोग रात को ही जाते हैं। कोई फायदा नहीं, मोइन ये कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अभी उनके घर से आ रहा हूँ, ताला लगा हुआ है, किसी शादी पे गए हैं खाला और वासे भाई। चलो छुट्टी हुई, मोना ने सुकून का सांस लिया। अंदर अम्मा गुलापा को अब्बा की वासे पर नाराजगी की तफसील सुनाने में मसरूफ हुई। आज नहीं तो कल किसी न किसी काम पे लग ही जाएगा वासे, पर तुम्हारे अब्बा को जरा अकल नहीं। सुरैया बाजी खुद मुझे कह चुकी हैं, एक बेटी तो मैं लूंगी तुम्हारी। अब तुम तो खैर से अपना खाने कमाने के काबिल होगी, अच्छे से अच्छे घर में तुम ब्याह कर जा सकती हो। ये मोना बेवकूफ निमट जाए तो अच्छा है। वैसे भी वासे का अब इसकी तरफ रुझान हो रहा है। गुल की आंखें खुली की खुली रह गई। एक आलम की हैरत उनमें मुंजमिद हो गई। होंठ एक दूसरे में पेवस्त हुए। कोई एक हरफे शिकायत लबों पे लाए बगैर वो अगले दिन मुदस्सर चचा के साथ रुखसत हुई। इस बार ना वो धुआंधार रोई, ना किसी के गले लगी। गाड़ी में बैठने के बाद एक बार भी मुड़ के नहीं देखा गुल कितनी समझदार होगी है। अब इस घर की तकदीर ये लड़की ही पलटेगी। अब्बा के लहजे में फख्र था। इस बार आपा ने खैरियत से पहुंचने का फोन भी ना किया। दिन पहले से भी खुशगवार अंदाज में गुजरने लगे। गुलापा किसी अच्छे घराने में काम करने लगी। काम करने में कैसी शर्मिंदगी, आखिर मीर साहब की नवासी भी तो इतने साल से मुल्क से बाहर है, 2 बार वीज़ा लगवा चुकी है। अब इसके इतने ताल्लुकात हैं। अब्बा उठते बैठते मीर साहब की नवासी का जिक्र करके शायद अपने अंदर जागने वाली गैरत को सुराया करते थे। पैसा कमाना कोई आसान बात है क्या? गुलापा की वापसी का बाब जैसे मुकम्मल तौर पे बंद होने लगा। हफ्ते, महीने, साल और फिर आगे सालों की गिनती शुरू हुई। मोइन भी तालीम मुकम्मल करके मुकामी बैंक में अच्छी नौकरी पे लग गया। वासे शहर के मरकजी बाजार में अपना जनरल स्टोर चला रहा था। मोना से उसकी शादी का 3रा साल था। मोना अपनी हर चाल में कामयाब ठहरी थी और अब्बा अब मीर साहब की बैठक में शतरंज नहीं खेलते थे, बल्कि अपने सजे सजाए ड्राइंग रूम में महफिल जमाते। गुलापा अब घर वालों के लिए महज एक नाम और एक ड्राफ्ट की शक्ल इख्तियार कर गई थी, जिसकी मालियत पहले से भी बढ़ चुकी थी और जो यहाँ ना होते हुए भी हर शय में जागती थी। खुली आंखों से उनकी तरफ देखती थी, जो उसकी तरफ देखने से भी खौफज़दा थे, मगर पूरी ढिठाई से जिए जाते थे। मोना का कभी कभी बड़ी शिद्दत से दिल चाहता कि गुल आए और उसको यहाँ वासे के घर पे राज करता देखे, मगर वो ना उसकी शादी भी आई ना बाद में, बल्कि बड़े बड़े कई ड्राफ्ट भेजे, जिससे मोना ने जी भर के दिल की हसरत निकाली। अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदते हुए उसे याद आया, एक बार गुलापा ने कहा था कि एक वक्त आएगा तुम भी इससे अच्छे कपड़े पहनोगी। मगर गुल कौन सा मेहनत करके कमा रही है। मोना ने अपने दिल में उठने वाले एहसास शर्मिंदगी को गुल पे इल्जाम धर के दबाया और फिर वासे का घर गुल के पैसे से खरीदे गए सामान से खचाखच भर गया। वो दिल खोल कर उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता
उनके कीमती होने पे फख्र भी करता, लेकिन गुल का नाम कभी भूले भटके भी ना लेता, और जो कभी लेता भी तो इतनी हकारत से कि खुद मोना को उससे निगाह मिलानी मुश्किल होने लगती। आवारा, बदचलन, सिर्फ पैसा ही उसका दीन ईमान है, मुंह दिखाने काबिल नहीं रही वो, इसीलिए तो गायब है सालों से। उस रोज मोना ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अम्मा आजकल आपा को बहुत याद कर रही हैं, तो जवाबन वो बुरी तरह भड़क उठा। असूलन तो गुल के लिए वासे के मुंह से ये अलका बात सुन के मोना को बुरा लगना चाहिए था, मगर उसके दिल को बहुत तसल्ली होती कि अब वासे के दिल में गुल के लिए नरमी का कोई गोशा बाकी नहीं। फिर भी उसके दिल में हसरत थी कि आपा एक बार आकर उसकी खुशहाल जिंदगी, उसका बसा बसाया घर तो देख जाती। और मोना कब से उस एक चटखारे की मुंतजिर थी जब वो गोरी चिटी खूबसूरत लंबी लंबी पलकों वाली गुल के चेहरे पे नाकामी और हसरत की तहरीर पढ़ेगी। आपा को हर बुरा लकब देकर वासे बाहर जा चुका था और घर में पुरहोल सन्नाटा था। पिछले साल खाला भी रुखसत हुई थी। बड़ी तमन्ना थी उन्हें वासे की औलाद देखने की, मगर अफसोस और अपनी जिंदगी की ये महरूमी बाज़ औक़ात मोना को भी सताती थी। वासे रात गए तक मसरूफ रहता था, बीच में किसी वक्त ही घर चक्कर लगाता। मोना को लगता था घर में उसकी अदम दिलचस्पी की वजह भी औलाद की कमी है। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा था कि नाउमीदी तारी की जाती, मगर फिर भी कई दफ़ा दिल में होल उठते। क्या पता वासे और आपा के साथ की गई बेईमानी की सजा हो, क्या पता मेरे अपने ही किसी अमल का हिसाब किताब मेरे सामने आ गया हो, और फिर इन मनहूस सोचों से छुटकारा पाना मोना के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। आज भी इन परेशानियों में घिरी हुई थी। जान छुड़ानी मुश्किल हुई तो अम्मा की तरफ चली आई। दरवाजे पे चमकती हुई गाड़ी किसी ब्रेकिंग न्यूज की सनसनी फैला रही थी। मोना का दिल जोर से धड़का। मोइन ने नई गाड़ी खरीद ली। रुपया पैसा तो अब अम्मा को जोड़ना खूब आ गया था। मोइन की तनख्वाह भी जमा कर रही थी। बड़े इत्मीनान से मुस्कुराती हुई मोना अंदर दाखिल हुई। कच्चे अहाते उखड़े हुए फर्श की जगह कब से मार्बल फ्लोरिंग हो चुकी थी। सामने बड़े कमरे में अम्मा के साथ कोई बैठा था, दरवाजे की तरफ पुश्त किए हुए। बेहद कीमती लिबास और ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू, बड़ी दिल फरेब सी महक बरामदे में हवा के झोंकों के साथ आई। गाड़ी का तजस्सुस भी खत्म हुआ था। मोना अम्मा के सामने देखने पर उसने भी रुख बदला। गुलापा वो दम बखुद सी रह गई। बरसों पुरानी अजनबियत आज पहले से भी ज्यादा बढ़ी थी, और आज गुलापा खुद ही उठकर उससे गले मिली थी। कैसी है मोना? ठीक हूँ, उसने दिल ही दिल में बड़ी खिफ़्फ़त सी महसूस की थी। कॉटन का मामूली सा सूट, 150 रुपये वाली चप्पल, उसे पछतावा घेर रहा था। वो तो बस यूं ही चली आई थी। आपा का पता होता तो कोई अच्छा सा सूट पहन कर आती, कुछ जेवर पहनती, ताकि आपा पे रोब बैठ सकता। मगर फिर भी आपा जैसा सूट या जेवर उसके पास कहाँ था। उसने एक चोर निगाह से आपा के कीमती पत्थरों वाले जेवर और शेफून की आला क्वालिटी की साड़ी को देखा। उनका हैंडबैग, पास पड़ा मोबाइल, सब अपनी कीमत का ऐलान कर रहे थे। वो किसी बहुत मुअज़्ज़ज़ खातून की तरह सर उठाकर बैठी थी, और खुद वो मोना अपने आप में सिमटे जा रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अच्छे घर की मुलाजमा। काश मैं इस वक्त यहाँ आती ही नहीं। उसके दिल को रह रह के मलाल होने लगा। आपा को अपनी खुशहाली और खुशनसीबी की झलक दिखाने की आरजू उसे सताए जा रही थी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? आपा ने ताक कर सवाल मारा था। मोना को समझ ना आई क्या जवाब दे। अभी तो कोई नहीं, मोना की बजाय अम्मा ने ही सर्द आँख खींच के कहा। अच्छा, 4 साल तो हो गए शादी को। कैसी अजीब बात थी। गुलाबा उस पर तरस खा रही थी। वो औरत जो मुआशरे में खुद एक मशकूक किरदार की हामिल थी, वो एक सादा सी घर गृहस्थी चलाने वाली औरत पे तरस खा रही थी। मोना का दिल शिद्दत से चाहा कि कहीं से वासे आ जाए और वो सारे अलकाब जो भी कुछ देर पहले आपा के लिए उसने इस्तेमाल किए उनके मुंह पे आकर सुनाए। कहीं दिखाया किसी अच्छे डॉक्टर को। अब तो यहाँ पे भी वासे को इतनी जल्दी नहीं। मोना ने उनकी बात काटी। उसे मुझसे मोहब्बत भी बहुत है ना, वो बेतुकेपन से बोली। गुलाबा हंसती ही चली गई। अच्छी बात है। उन्होंने आंखों में आई हुई नमी को साफ किया। मोना को उनका हंसना बुरा लगा, ऐसे जैसे उसकी बात का यकीन ही नहीं किया हो। मैं चाय बना के लाती हूँ, अम्मा कहते हुए उठी। रहने दे अम्मा, मैं बना लाती हूँ। मोना जल्द अज जल्द वहाँ से उठना चाहती थी। कोई चाय वाय नहीं, मैं तो बस जरा देर के लिए आई हूँ, बस अब चलूंगी। मोना और अम्मा दोनों ने ही चौंक कर उसे देखा। इतने वक्त बाद आई थी तो जरूर कोई खास बात है। वो निगाह झुकाए अपने हैंड बैग में से कुछ निकाल रही थी। ये 3 लाख है अम्मा। एक मोटा सा लिफाफा उन्होंने बैग से निकालते हुए अम्मा की तरफ देखा। 3 लाख? मोना की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। इतने सारे पैसे आपा यूं ही बैग में डाल के घूमती हैं, कमाल है। मैं चाह रही थी आप और अब्बा दोनों उम्रा कराएं। किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के जरिए कीजिएगा। मोइन पता कर लेगा, मैं और भी पैसे भिजवा दूंगी। मेरी बड़ी तमन्ना थी आप दोनों को उम्रे पर भिजवाने की। बात खत्म हो गई थी।
लेकिन वो फूला हुआ लिफाफा अभी भी गुलाबा के हाथ में ही था। अम्मा का हाथ उस तरफ नहीं बढ़ा। मालूम नहीं क्या सोच रही थी। मोना को उलझन सी हुई। उम्रा तो हम लोग इस रमज़ान में इंशाल्लाह करने जा ही रहे हैं, पर बेटा ये उम्रा मोइन की कमाई से करेंगे हम। देख तूने बहुत कुछ किया हमारे लिए, पर ये जो उम्रा हज है ना, ये दूसरा ही मसला है, समझ रही है ना। इतनी देर में पहली बार गुलाबा का चेहरा जर्द पड़ा। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। लिफाफे वाला हाथ गुलाबा की गोद में पड़ा था और वो जैसे एकदम ही टूट के रेजा रेजा हुई थी। बुरा मत मान गुल, देख ये तो शरई मसला है। कबूलियत भी जब है जब नेक कमाई से हलाल से किया जाए, वरना तो अजाब ही गले पड़ेगा। देख बेटा हम सब तेरे एहसानमंद हैं। मोना को बड़ी घटिया सी खुशी ने घेरा। गुलाबा का किरदार अम्मा ने एक बात में ही उनके हाथ में पकड़ा दिया था। ठीक सोचा अम्मा आपने, और अच्छा किया मुझे बता भी दिया। खुदा मोइन की नेक कमाई में बरकत दे। एक ठंडी सांस लेके गुलाबा उठ खड़ी हुई, लेकिन उनके चेहरे की रंगत अभी भी बहाल नहीं हुई थी। उठ क्यों रही हो? अभी मोइन और तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे, उनसे तो मिलके जाना। अम्मा ने इसरार करके उन्हें रोकना चाहा, मगर गुल ने लिफाफा वापस बैग में रखते हुए नफी में सर हिलाया। हद कर दी अम्मा ने भी, कम से कम पैसे तो रख लेने चाहिए थे। मोना को अब अम्मा की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। वासे कितना परेशान है, कुछ सामान ही दुकान में डलवा लेता। रुक जाओ ना आपा, थोड़ी देर ही सही। मोना के लहजे में पहली बार मिठास आई। नहीं, अभी भी पहुंचते पहुंचते शाम ढल जाएगी, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। हैरत का एक आलम पल भर में गुजरा। तूने शादी कर ली गुल? वो दोनों उसके पीछे तेजी से बरामदे में आई थी। कब, किससे, पता भी नहीं चला। अम्मा ने आगे बढ़ के उनका हाथ थामा तो उन्हें रुकना ही पड़ा। मेरा पता करता ही कौन है अम्मा, किसको जरूरत पड़ी थी? उनका लहजा वैसा ही नर्म, मगर कितनी हसरतें, कितने शिकवे। अम्मा के हाथ से आहिस्ता से उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया तो उन्हें बेसाख्ता ही एक गुजरा हुआ पल याद आ गया, जब वो उनके दुपट्टे का कोना पकड़े मुदस्सर चचा के साथ ना जाने की जिद कर रही थी। तब उन्होंने भी इसी तरह उससे दामन छुड़ाया था। कई साल हो गए अम्मा, अब तो 2 बच्चे हैं। अकबर अच्छे आदमी है, बहुत पैसे वाले हैं, ये तो आपको मुझे देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा। ये गाड़ी और ड्राइवर भी उन्होंने मेरे ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुझे लेकर दे रखे हैं। बहुत बड़ा बंगला मेरे नाम किया है। दूसरी बीवी हूँ ना उनकी, लेकिन फिर भी बड़ी इज्जत देते हैं, मेरे सारे हकूक पूरे करते हैं। यूं तो सोचा था कि कभी कोई खबर ना दूंगी आपको अपनी, मगर मैं नहीं चाहती अम्मा कि आप तमाम उम्र लोगों के सामने शर्मिंदा रहो अपनी बेटी की हराम कमाई पर। मेरे गांव में फिर भी अगर किसी ने एक आंसू भी बहाया होगा तो वो आप हैं अम्मा। दरअसल मुदस्सर चचा मुझे जहाँ काम पर लगवा के गए थे, उन्हीं बाजी ने अपने इकलौते भाई अकबर से मेरा निकाह करवा दिया। अकबर की पहली बीवी फौत हो चुकी है। अकबर तो जैसे अल्लाह का वली है, मेरे सब आंसू समेट लिए उसने। अकबर की ख्वाहिश पर ही मैंने मजीद तालीम हासिल की। वो चाहता है फिर कभी मुआशरे में गुर्बत के हाथों कोई गुल्फे रोज लोगों के झाड़ू पूंछे करने में अपनी जवानी के ख्वाब ना गंवा बैठे। और इस वक्त मैंने कई कस्बों में अपने कॉलेज बना लिए हैं, जहाँ लड़कियों को हुनर सिखाते हैं हम, कि कल को मुश्किल वक्त आने पर अपने घरों में रहकर इज्जत से कमा सकें, ना कि मुआशरे में एक सवालिया निशान बन जाए। गुल ने अपनी तवील मुसाफत की एक मुख्तसर सी तफसील उन सबको सुनाई और निकलकर बाहर सहन में आ गई। हवा के एक जोरदार झोंके से एक पका हुआ नारियल ठीक उनके सामने आ गिरा। गुलाबा ने आगे बढ़ के उठाया और मुस्कुरा दी। सिर्फ होल ही चरखा था। तुम्हें बताना तो चाहिए था ना गुलाबा, यहाँ सब कितना गलत समझते हैं, पता नहीं तुम्हें। इतनी बड़ी और बेरहम दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ते किसी ने क्या सोचा था मोना। मगर जो ऊपर खालिक कायनात है ना, वो जरूर सोचता है अपने हर बंदे के लिए, और वो कभी भी अपने बंदों की नीयतों और काविशों को रायगा नहीं जाने देता। वो ऊपर बैठा अपने बंदों के लिए बेहतरीन बंदोबस्त ही किए जाता है। और यकीन मानो, जिस दिन उसने ऐसा करना बंद कर दिया ना, उस रोज कयामत आ जाएगी, अपनों की मचाई हुई खुदगर्जी की कयामत। गुलाबा का लहजा तो भला का पुरएतमाद था, मगर आंखों में आंसुओं की हल्की सी तहरीर थी, जबकि अम्मा मुसलसल दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ किए जाती थी। हाथ में पकड़ा नारियल गुलाबा ने गेट के पास पड़े गमले में रखा। बाहर निकलते निकलते बस एक भरपूर निगाह अम्मा और मोना पर डाली। दिल दहला देने वाली निगाह, अपनी औकात बता देने वाली नजर। दहला कर रख दिया उस एक निगाह ने दोनों माँ बेटी को। और फिर अपने उन सोतेले बेहिस रिश्तों जैसे सगे रिश्तेदारों की दहलीज अबूर कर गई, ऐसी
کہ پھر کبھی نہ اس گھر میں گلابا کا کوئی ڈرافٹ آیا نہ خبر۔